वैसे तो हमारी देश की सरकार अखंड भारत बनाने की बात करती है, लेकिन अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर हम कैसे बनाएंगे अखंड भारत। दरअसल मामला ये हुआ है कि भुवनेश्वर की कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी के अंदर एक नेपाली छात्र ने आत्महत्या कर ली। प्रकृति लामसाल नाम की इस छात्रा ने इसलिए आत्महत्या करी क्योंकि उसे एक छात्र बहुत परेशान कर रहा था कई दिनों से। इस छात्रा ने पहले उस लड़की की शिकायत भी करी, लेकिन उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया। उसके बाद जाके उसने आत्महत्या कर ली। अब इस छात्रा की आत्महत्या के बाद यूनिवर्सिटी के नेपाली स्टूडेंट्स ने यह बात उठाई कि उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जब कार्रवाई नहीं हुई और यूनिवर्सिटी ने कोई एक्शन नहीं लिया, तब उसके बाद वहां के छात्रों ने आंदोलन शुरू कर दिया। अब इस आंदोलन को देखकर यूनिवर्सिटी ने क्या स्टैंड लिया, ये आप खुद देखिए। अब नेपाली छात्रों के आंदोलन को यूनिवर्सिटी ने किस तरीके से देखा, ये भी आप लोग देखिए। यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर हैं, वो इन छात्रों को क्या कह रहे थे, इस बात को सुनिए। 40,000 बच्चों को आदमी खिला रहा है, पढ़ा रहा है फ्री में बिठा के। तुम्हारे कंट्री का उतना बजट होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, यूनिवर्सिटी ने नेपाली छात्रों को कैंपस छोड़ने के लिए भी एक लेटर लिख के दे दिया। इतना सब कुछ हो जाने के बाद फिर जब ये मामला नेपाल की संसद में उठा और नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस बात पर अपना बयान दिया, तब जाकर हमारी देश की सरकार ने, उस यूनिवर्सिटी ने इस बात को सीरियसली लिया और फिर जाकर इस यूनिवर्सिटी ने उन छात्रों को वापस बुलाने की मांग करी। अब इतना सब कुछ हो जाने के बाद छात्रों को ये लोग वापस तो बुला रहे हैं, लेकिन इन्होंने पहले जो नुकसान कर दिया उसकी भरपाई कैसे होगी। ये जो प्रोफेसर बच्चों के ऊपर इतनी जोर जोर से चिल्लाकर ये बातें कर रही थी, इससे इनकी ये मानसिकता नजर आ रही है कि बाहर से अगर कोई भी आया है तो वो हमारे टुकड़ों के ऊपर पल रहा है। यही मानसिकता हमारे देश को ले डूबेगी। बिल्कुल इसी मानसिकता के तहत जब अमेरिका या फिर किसी भी विदेशी देश के अंदर भारतीय लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है, तब हमारे लोगों को बहुत गलत लगता है। बिल्कुल ऐसा ही मामला साल 2023 में हुआ था, जब अमेरिका के सिएटल शहर में एक 23 साल की छात्रा जानवी कंडुला, जो भारत के तेलंगाना से थी, वो अमेरिका के नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी में हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स में मास्टर्स करने गई थी। सिएटल पुलिस विभाग के ऑफिसर केविन डेव की हाई स्पीड गाड़ी से टक्कर लगने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी। ये तो सिर्फ घटना हुई थी, लेकिन इसके बाद जो हुआ उससे सारा मामला बिगड़ा था। वहां के पुलिस अधिकारी डॉन ऑडिलेयर ने यह बयान दिया कि उस छात्रा की जिंदगी कोई ज्यादा मायने नहीं रखती थी और उसे बस $11,000 का एक मुआवजा दे दो। जब उस ऑफिसर की यह टिप्पणी भारतीय लोगों ने सुनी थी तो सबने इसके ऊपर हाहाकार किया था, लेकिन जब इसी प्रकार की टिप्पणी हमारे देश के लोग नेपाली छात्रों के साथ करेंगे तब उनको कैसा लगेगा। ये जो हमारे देश की इस यूनिवर्सिटी ने नेपाली छात्रों के साथ व्यवहार किया है, इस व्यवहार का क्या वहां पर कोई असर नहीं पड़ेगा नेपाल के अंदर? बिल्कुल पड़ेगा। वहाँ की जो नई युवा पीढ़ी है उसकी मानसिकता तो भारत के लोगों के लिए खराब हो गई ना। वो तो यही सोचेगी कि भारत में हमें अगर 2 दर्जे का माना जाएगा तो हम भारत क्यों जाए। और ये जो वहाँ की युवा पीढ़ी है, ये आगे चल के वहाँ की पॉलिटिक्स में भी आएगी और ये पॉलिटिक्स में आने वाली पीढ़ी क्या भारत के साथ अच्छे संबंध बना पाएगी। नेपाल कई मामलों में भारत के ऊपर निर्भर है, उसके अंदर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। नेपाल कई मामलों में भारत के ऊपर निर्भर करता है, उसके पास अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उसके पास यूनिवर्सिटीज भी नहीं है। नेपाल यूजीसी के अनुसार नेपाल में केवल 14 नेशनल यूनिवर्सिटीज ही हैं। इसीलिए वहाँ के ज्यादातर बच्चे हमारे देश में पढ़ने के लिए आते हैं। ऑल इंडिया सर्वे फॉर हायर एजुकेशन 2021-22 की रिपोर्ट के अनुसार इस एक साल के अंदर हमारे देश में 46,878 विदेशी छात्र पढ़ने के लिए आए, जिसमें से लगभग 28% यानी कि 13,126 बच्चे नेपाली थे। हम अखंड भारत कैसे बना पाएंगे जब जो हमारे पड़ोसी देश है, जो हमारे ऊपर पूरी तरीके से निर्भर है, हम उनको अपने पास अपनत्व का भाव ही महसूस नहीं करा पाएंगे, तो फिर ये बनेगा कैसे। देश सिर्फ सीमाओं से तो बनता नहीं है, देश उस देश में रहने वाले लोगों से बनता है। अगर उस देश के लोग हमारे देश के लोगों से अच्छा संबंध महसूस नहीं कर पाएंगे, अपना एक जैसा भाव महसूस नहीं कर पाएंगे, प्रेम का भाव महसूस नहीं कर पाएंगे, तो वो फिर हमसे आके क्यों जुड़ेंगे। हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनसे संबंध सुधारने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा उन देशों के अंदर इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ताकि वहाँ के लोगों के दिमाग में हमारे प्रति छवि अच्छी बने। जैसे कि भारत ने अफगानिस्तान में कुछ हद तक इन्वेस्ट किया है, तो आप देखते होंगे कि अफगानिस्तान के ज्यादातर लोग
पाकिस्तान से ज्यादा भारत के लोगों को पसंद करते हैं। ये जो हिंदुस्तान क्रिकेट बोर्ड है ना, उससे हमारे टीम को बहुत सपोर्ट मिलता है और इसके हम बहुत शुक्रगुजार है। दोनों भाई भाई है। एक क्या सोचते हैं? I love you, Hindustan. Afghanistan is bye bye. अब जब यूनिवर्सिटी वालों से ये पूछा गया कि तुमने नेपाली छात्रों को बाहर निकालने की बात क्यों कही या फिर इनके प्रोटेस्ट का इस तरीके से दमन क्यों कर रहे थे तुम लोग, तो ये कह रहे हैं कि ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, हम लोग इसलिए दमन कर रहे थे। क्या सिर्फ प्रोटेस्ट उसी यूनिवर्सिटी में हुआ? क्या हमारे देश में इतनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके अंदर प्रोटेस्ट नहीं होते क्या? सारे देश की हमारी जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके अंदर, सबके अंदर ही पॉलिटिक्स होती है, अलग अलग गुट बटे हुए हैं। उसके अंदर अगर कोई कुछ करता है तो उसके खिलाफ प्रोटेस्ट जरूर होता है। यूनिवर्सिटी कुछ गलत करती है, मैस में खाना अच्छा नहीं है, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट होता है। आपके सामने बहुत सारे उदाहरण हैं। दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, और देश की अनेकों ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जिनके अंदर प्रोटेस्ट होते ही रहते हैं। लेकिन क्या अकेली यूनिवर्सिटी थी जिसके अंदर प्रोटेस्ट हो रहा है? बात यह है कि प्रोटेस्ट नेपाली छात्र कर रहे थे और इन लोगों के दिमाग में नेपाली छात्र मतलब विदेशी छात्र, और ये विदेशी छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इन लोगों के दिमाग में भारत का एक कोई नक्शा ही नहीं है। नेपाल क्या है? नेपाल हमारे भारत का ही तो एक हिस्सा है, वो भारत ही तो है। अगर उसके छात्र यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब भारतीय छात्र ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन ये जो हमारे देश के लोगों में एक अलगाव का भाव है, ये कभी भी भारत को एक नहीं होने देगा, ये कभी भी अखंड भारत नहीं बनने देगा। अखंड भारत एक मानसिकता से बनेगा जिसके अंदर हमें महसूस करना पड़ेगा कि जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, ये हमारे ही लोग हैं। इन देशों के अंदर जो लोग रह रहे हैं वो हमारे ही लोग हैं, वो हमारे ही भाई हैं। तब जाकर ये हमारा एक अखंड भारत बन पाएगा। अगर हम सिर्फ अखंड भारत बनाने के लिए ज़मीन के टुकड़े की बात करते रहेंगे, अगर हम ये कहेंगे कि हमें अखंड भारत तो चाहिए लेकिन हमें सिर्फ ज़मीन का टुकड़ा चाहिए, वो लोग नहीं चाहिए, तो ये कभी मुमकिन नहीं हो पाएगा। हमें लोगों को स्वीकार करना पड़ेगा, हमें उन लोगों में अपने प्रति एक प्रेम का भाव उत्पन्न करना पड़ेगा, उनको ये दिखाना पड़ेगा कि हम उनको सम्मान करते हैं, तभी ये अखंड भारत की बात पूरी हो सकती है। अब ये जो घटना हुई, क्या इससे भारत और नेपाल के संबंधों पे फर्क नहीं पड़ेगा? बिल्कुल फर्क पड़ेगा, और इसका फायदा चीन उठाएगा। चीन हमेशा ये कोशिश करता रहता है कि जो भारत के पड़ोसी देश है उनको वो आर्थिक मदद करे, डिफेंस के रूप में भी मदद करे, और उसके अंदर वो पूरी तरीके से लगा हुआ है। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण पाकिस्तान है। चीन ने पाकिस्तान के साथ CPEC के माध्यम से ग्वादर बंदरगाह विकसित कर लिया है। चीन ने पाकिस्तान को अधिक हथियार और मिसाइल भी दिए हैं, और उसके देश के अंदर बहुत इन्वेस्टमेंट करता रहता है। उसके देश के अंदर ऊर्जा के लिए, परिवहन के लिए और बंदरगाहों को विकसित करने के लिए 62 अरब डॉलर से ज्यादा का निवेश कर चुका है चीन। इसी तरीके से हमारे दूसरे पड़ोसी देश श्रीलंका में भी ऐसे ही कर रहा है चीन। चीन ने BRI के तहत वहाँ पर बंदरगाह भी बनाए हैं, हाईवे भी बना दिए हैं, वहाँ पर ऊर्जा के लिए भी बहुत सारी परियोजनाएं बना दी हैं, और वहाँ के शहरों के विकास के लिए कम से कम 12 अरब डॉलर से ज्यादा का निवेश कर चुका है वहाँ पर। और ये जो पैसा है चीन ने श्रीलंका को कर्ज पर दिया है, और कर्ज तो कभी चुका नहीं पाएगा श्रीलंका, जिसके तहत उसने अपना हम्बनटोटा पोर्ट चीन को 99 साल की लीज पर दे दिया। बांग्लादेश में भी चीन ने लगभग पिछले एक दशक में 38 अरब डॉलर का निवेश किया है, जिसमें से चीन ने 3.14 अरब डॉलर की लागत से बांग्लादेश की राजधानी ढाका को दक्षिण पश्चिमी इलाकों से जोड़ने वाली पद्मा ब्रिज रेल लिंक बनाया। और 2016 में चीन ने बांग्लादेश नौसेना की क्षमता बढ़ाने के लिए बांग्लादेश को 2 मिंग क्लास सबमरीन 20 करोड़ डॉलर में बेची थी। ऐसी म्यांमार में चीन ने 13 बिलियन डॉलर से ज्यादा का निवेश किया है। ये निवेश चीन म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी कि CMEC के तहत किया गया है। इस कॉरिडोर के जरिए चीन म्यांमार के रास्ते हिंद महासागर तक पहुंचना चाहता है। ऐसे ही चीन ने BRI के माध्यम से मालदीव्स के अंदर भी बुनियादी ढांचा खड़े करने के लिए निवेश कर रखा है, जिसमें से 200 मिलियन डॉलर का चीन मालदीव मैत्री पुल भी शामिल है। इसी BRI के समझौते के तहत चीन ने नेपाल के पोखरा में 216 मिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट किया। इस इन्वेस्टमेंट से एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनवाया गया। चीन ने नेपाल में बूढ़ी गंडकी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के जरिए वहां पर 2.5 अरब डॉलर का निवेश किया है, और अब चीन नेपाल को तिब्बत के साथ जोड़ने वाली ट्रांस हिमालयन रेलवे के निर्माण में भी लग गया। इस तरीके से चीन हमारे सभी पड़ोसी देशों में निवेश करके उनको अपनी तरफ मोड़ रहा है। भारत भी निवेश करता है, लेकिन चीन के मुकाबले में काफी कम कर पाता है। अब अगर हमें हमारे पड़ोसी देशों से अच्छे संबंध बनाने हैं तो इसमें दो स्तर का काम बहुत जरूरी है। सबसे पहला तो सरकार को इन देशों में ज्यादा से ज्यादा निवेश करना पड़ेगा। पहले तो भारत सरकार को भारत के अंदर ही निवेश करके भारत को एक महाशक्ति बनाना चाहिए। उसके बाद धीरे धीरे इन देशों में ज्यादा से ज्यादा निवेश करके इनको अपनी तरफ मोड़ना पड़ेगा, तभी एक अखंड भारत बन पाएगा। और दूसरी बात यह कि सिर्फ सरकार ही ये काम नहीं करेगी, बल्कि हमारे देश के लोगों को भी ये मानसिकता बनानी पड़ेगी कि ये जो अखंड भारत का हिस्सा है, ये जो हमारे पड़ोसी देश हैं, ये हम ही हैं, ये भारत ही है, यहाँ के लोग हमारे ही देश के लोग हैं। अगर वो हमारे देश में किसी भी काम से आ रहे हैं, चाहे नौकरी करने के लिए, चाहे पढ़ने के लिए, तो हमें उन्हें पूरा सम्मान देना चाहिए। हमें उन्हें अपने ही देश का एक नागरिक मानकर उसी
प्रकार से उनके साथ व्यवहार करना चाहिए। मुझे पूरा यकीन है कि अगर हमारे देश के लोग इन पड़ोसी देशों के लोगों को बिल्कुल अपने देश के जैसे मान के रखेंगे तो उन देशों की आगे आने वाली पीढ़ी हमेशा हमारे साथ प्रेम का संबंध रखेगी और हो सकता है कि वो बिना किसी विरोध के हमारे साथ आने का, इस अखंड भारत में जुड़ने का प्रयास भी करें। आज की वीडियो में साथियों इतना ही। मेरा नाम है शिवांक यादव। मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।